So good afternoon. Today, that is Friday, May 28, 2021, and this class is for Bachelor of Business Administration students, 4th semester, Khwaja Moinuddin Chishti Language University, and the subject is Human Resource Management. The topic that we are going to discuss today is collective bargaining, right? So let us understand the topic. कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ मेथड जिसके जरिए हम कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम वर्किंग कंडीशंस जिसमें काम करेंगे एम्प्लॉय लोग उनको डिटरमाइन करते हैं नेगोशिएशन के जरिए। नेगोशिएशन किसके बीच में होता है? एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पे एक या एक से अधिक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। नेगोशिएशन के जरिए हम एग्रीमेंट्स पे आते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है और ट्रेड यूनियनिज्म ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है जो वर्कर्स को जो है इकोनॉमिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन कलेक्टिव बार्गेनिंग की दी थी टॉरेकर ने 1992 में दी थी। ठीक है, और ये डेफिनेशन इसने क्या दी थी? ठीक है, इन्होंने कहा था कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एज ए नेगोशिएशन कनेक्टेड विद वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिजिकल कंडीशंस जिसमें वर्कर्स को काम करना होता है। ठीक है, ये है एंगेजमेंट और नॉन एंगेजमेंट, टर्मिनेशन और सस्पेंशन ऑफ एम्प्लॉयज अंडर द ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वन और मोर वर्कर्स। ठीक है, तो ये चीजें थी इसमें। अब फर्दर अगर हम आ जाते हैं तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम एक सेकंड कलेक्टिव बार्गेनिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है एग्रीमेंट पे पहुंचना वेजेस और अदर वर्किंग कंडीशंस या वेजेस और अदर कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एग्रीमेंट्स को स्थापित करना। ठीक है, यहाँ पे लेबर और मैनेजमेंट दोनों अपने डिफरेंसेस को रिकंसाइल करते हैं नेगोशिएशन के जरिए और एक दूसरे को कंसेशन और सैक्रिफाइस देके एग्रीमेंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स कलेक्टिव बार्गेनिंग के हैं, क्या क्या हो सकते हैं वो अगली स्लाइड पे हम देखते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं जो हम आगे देखेंगे। कलेक्टिव बार्गेनिंग की डेफिनेशंस की बात है कुछ यहाँ पे। ठीक है, जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए ट्रेड यूनियन प्रोटेक्ट करते हैं और इम्प्रूव करते हैं कंडीशन ऑफ देयर मेंबर्स, उनकी वर्किंग लाइफ की कंडीशंस को वो प्रमोट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिए। ठीक है, ये डेफिनेशन ये डेफिनेशन दी थी सिडनी एंड बेट्रेस वेब राइट ने दी थी। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन कह रही है कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नेगोशिएट करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं रिटन एग्रीमेंट्स का जो होते हैं बिटवीन एम्प्लॉयर और यूनियन के बीच में फॉर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये डेफिनेशन बायर्स ने दी थी। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज कलेक्टिवली एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होती है, यानी एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ये टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट होती हैं उन पे ये लोग नेगोशिएट करते हैं, ये लोग उस पे बार्गेन करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिए। ठीक है, अब फर्दर इसमें आगे चलते हैं, आगे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक सीरीज ऑफ प्रपोजल पे नेगोशिएशन होता है, डिमांड काउंटर डिमांड, जहां पे हर पार्टी ट्राई करती है। ठीक है, यहाँ पे डिमांड और सीरीज और डिमांड होती है या प्रपोजल काउंटर प्रपोजल्स होते हैं, काउंटर डिमांड्स होते हैं जहां हर पार्टी ट्राई करती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा या फेवरेबल से फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस उसके फेवर में डिसाइड हो जाएं। ठीक है,
फर्दर important assumptions to achieve collective bargaining. कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए जरूरी एजम्पशंस क्या क्या हैं, यहाँ उनकी बात हो रही है। ठीक है, जब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, ये डिफरेंसेस रिकंसाइल नहीं हो पाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में ये डेफिनेशन डिफरेंसेस ऐसे ही होते हैं जैसे बायर्स एंड सेलर्स के बीच में कभी कभी डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में बार्गेनिंग के जरिए एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, जिसके जरिए में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कराया जा सके, और ऐसा एग्रीमेंट कराया जा सके जिसमें दोनों साइड्स एग्री हो जाए और उस समझौते के लिए, उस एग्रीमेंट के लिए राजी हो जाएं। ठीक है, यहाँ यूनियन वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती है और वर्कर्स के इंटरेस्ट को सामने रखती है, और मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट करके एग्रीमेंट पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, ताकि दोनों पार्टीज अच्छी तरह से सीरियसली नेगोशिएट कर सकें और किसी एग्रीमेंट तक पहुंच सके। यहाँ पर गवर्नमेंट का एक लिमिटेड या डायरेक्ट रोल होता है बार्गेनिंग में। ठीक है, अब रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट का दरअसल रोल क्या होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग में। ठीक है, गवर्नमेंट कई बार कलेक्टिव बार्गेनिंग को इन्फ्लुएंस करती है और एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को भी इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में गवर्नमेंट का रोल और गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस अलग अलग है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस डिटरमाइन करती है लॉ के जरिए, जैसे मिनिमम वेजेस सेट कर दिए कि हॉलीडेज हॉलीडेज कर दिए कि साहब इतने हॉलीडेज होने चाहिए, इतनी इससे कम वेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ये भी प्रोवाइड कर, वो बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है, जैसे पेंशन का बेनिफिट हो गया। ठीक है, कई रूल्स गवर्नमेंट बनाती है ताकि पार्टीज के कंडक्ट को भी गवर्न किया जा सके, जैसे यूनियन को राइट देना बार्गेन करने के लिए, वर्किंग कंडीशंस और अदर एग्रीमेंट्स पे पहुंचने के लिए ये राइट्स गवर्नमेंट ने कानूनी तौर से यूनियन को दिए दिए हुए हैं। और वर्कर्स को स्ट्राइक करने का भी अधिकार सरकार ने दिया हुआ है कि अगर मैनेजमेंट उनकी बात नहीं मान रही तो वो स्ट्राइक भी कर सकते हैं कानूनी तरीके से। गवर्नमेंट कई बार ऐसे डिस्प्यूट्स भी सेटल करती है जिसमें दोनों पार्टीज अपने डिफरेंसेस को मीडिएशन या आर्बिट्रेशन से सेटल डाउन नहीं कर पा रही, उसमें गवर्नमेंट बीच में आके उन डिस्प्यूट को भी सेटल करती है, और गवर्नमेंट मेजर रोल प्ले करती है वर्किंग कंडीशंस डिटरमाइन करने में कि एम्प्लॉयमेंट की वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, एम्प्लॉय किन वर्किंग कंडीशंस में काम करेगा। मैक्रो इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसी जो गवर्नमेंट की होती हैं वो बार्गेनिंग टर्म्स को काफी ज्यादा हद तक इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, फीचर्स ऑफ सीबी, कलेक्टिव बार्गेनिंग के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक कलेक्टिव बार्गेनिंग है, यानी कि मिलजुल के ये बार्गेनिंग की जाती है, वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें बैठते हैं। स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इसमें दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो दोनों का इंटरेस्ट रखते हैं और दोनों के बिहाफ पे नेगोशिएट करते हैं एक दूसरे से। फ्लेक्सिबल, इसमें फ्लेक्सिबल होना ही पड़ता है क्योंकि जब तक आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग किसी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पाएगी। वॉलेंटरी, ये खुद पहल करके कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए आगे आना पड़ता है। ठीक है, कंटिन्यूअस कलेक्टिव बार्गेनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आज आपने कलेक्टिव बार्गेनिंग कर ली दोबारा कभी करनी नहीं पड़ेगी। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और रेगुलर इंटरवल्स पे आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग करते ही रहना पड़ता है। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, पावर रिलेशनशिप, यहाँ पावर रिलेशनशिप बहुत इंपैक्टफुल होती है, जो यहाँ ज्यादा पावरफुल होता है वो अपनी ज्यादा बातें मनवाने में सक्सेसफुल हो पाता है, और जो उतना पावरफुल नहीं होता उसकी कम बातें ही मानी जाती हैं। रिप्रेजेंटेशन, यहाँ रिप्रेजेंटेशन जितने अच्छे से आप करोगे उतना ही फायदा आपको कंसेशंस मिलने में होगा, उतनी ज्यादा आपकी बात मानी जाएगी। बायपार्टाइट प्रोसेस, ये बायपार्टाइट प्रोसेस है क्योंकि यहाँ दो पार्टीज इफेक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं, लेबर और मैनेजमेंट। कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आसान नहीं है, ये एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं आपके कलेक्टिव बार्गेनिंग के। ठीक है, अब
इंपॉर्टेंस एंड नीड फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्यों जरूरी है और कलेक्टिव बार्गेनिंग की क्या नीड होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग की जरूरत क्या है। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके जरिए वर्क रिलेटेड इश्यूज से में हम डिस्प्यूट सेटल कर सकते हैं। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के लिए एक इंपॉर्टेंट मशीनरी है जिसके जरिए जनरल इश्यूज को सेटल किया जा सकता है जो भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में राइज हो रहे हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग की जरूरत जो है वो कई कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम्स की वजह से ओरिजिनेट हुई थी। ठीक है, जो कि टर्मिनेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सामने आई थी। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीबी, कलेक्टिव बार्गेनिंग के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। रिजॉल्व डिफरेंसेस ओवर नॉटी इश्यूज, ऐसे इश्यूज जिसमें बहुत गांठें लग चुकी हों, ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग एक इंपॉर्टेंट टूल है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स थ्रू कलेक्टिव एक्शन, कलेक्टिव एक्शन के जरिए वर्कर्स के हित को प्रोटेक्ट करने के लिए करना, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक दूसरा उद्देश्य है। नेगोशिएशन कैरी आउट करना मैनेजमेंट के साथ बिना इंटरफियरेंस ऑफ द थर्ड पार्टी के मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट करना और वर्कर्स के हितों की लड़ाई लड़ना, ये तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कलेक्टिव बार्गेनिंग की। अराइव एट एन एमिकेबल एग्रीमेंट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक, लेन देन के जरिए एक एमिकेबल सोल्यूशन निकालना किसी भी प्रॉब्लम का। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्री रिक्विजिट क्या है, यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग से पहले क्या क्या तैयारियां हो जानी चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है मैनेजमेंट के लिए कि यूनियन को रिकॉग्नाइज करे ताकि वो एक गुड फेथ में बार्गेनिंग हो सके। जब यूनियन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो यूनियन को एक्सेप्ट करे और यूनियन के साथ बार्गेन करे ताकि एक हेल्दी बार्गेनिंग हो सके। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए एम्प्लॉयर्स अपने मैनेजमेंट के जरिए रिप्रेजेंट करती है अपने आप को, और वर्कर्स अपने आप को अपने यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इस ओपन माइंड, लिसनिंग टू अदर्स concern and point of view of others and flexibility in making adjustment to the demands, ये सारी चीजें जरूरी हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग को कामयाब बनाने के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप ओपन माइंडेड नहीं होंगे, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेंगे, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग आपकी कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकी। दोनों साइड कोई अनरैशनल या अनरीजनेबल डिमांड ना रखे, कोई ऐसी डिमांड दोनों साइड्स के जरिए से ना रखी जाए जो बेकार की डिमांड हो या जिस डिमांड को पूरा कर पाना मुमकिन ना हो। स्ट्राइक और लॉकआउट आखिरी हथियार होना चाहिए। पीरियोडिकल डिस्कशंस करके ही मैनेजमेंट और यूनियन को अपने सारे मामले निपटाने चाहिए और स्ट्राइक और लॉकआउट एक आखिरी हथियार के तौर पे ही इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, ट्रेड यूनियंस जो हैं वो इक्वली कंसर्न होनी चाहिए क्वालिटी ऑफ वर्क, लीडिंग द एम्प्लॉयज, इन सब के बारे में और सर्विसेज के बारे में ट्रेड यूनियंस को इक्वली कंसर्न होना चाहिए। एक बार एग्रीमेंट हो गया वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, उसको दोनों पार्टीज को मानना चाहिए और प्रॉपरली उस एग्रीमेंट को लागू करना चाहिए। ठीक है, फर्दर आ जाते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया, भारत में कलेक्टिव बार्गेनिंग की क्या सिचुएशन है। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का ओरिजिन हुआ ग्रेट ब्रिटेन में और पैट्रिस पॉटर ने इसको अपनी बुक में कोऑपरेटिव मूवमेंट में इस टर्म का काफी यूज हुआ। 1981 में इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी और 1897 जब इसको एक ऑल्टरनेटिव टू इंडिविजुअल बार्गेनिंग के तौर पे, एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे इसको लाया गया। भारत में कलेक्टिव बार्गेनिंग एक लेट डेवलपमेंट के तौर से आया और ये 1918 में आया वॉलेंटरी कलेक्टिव बार्गेनिंग के तौर से। ठीक है, इंडस्ट्री ऑफ और कॉमर्स जो है भारत में जो है इंडिपेंडेंस से पहले इंडस्ट्री और कॉमर्स का डेवलपमेंट शुरुआत हो गया था। ठीक है, 1918 में गांधी जी ने टेक्सटाइल वर्कर्स
ऑफ अहमदाबाद को लीड किया उनकी वर्किंग कंडीशंस की डिमांड को लेते हुए, और उनकी स्ट्राइक को सपोर्ट किया। लेकिन गांधी जी ने उस समय भी ये कहा कि साहब जो आपकी वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट है, इसको आप नेगोशिएशन के जरिए सॉल्व कीजिए, आप अपने उनके मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट कीजिए और वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड जो आपके डिस्प्यूट है उनको नेगोशिएशन के जरिए हल करने की कोशिश करिए। ठीक है, और कोशिश ये करिए कि स्ट्राइक को आखिरी हथियार के तौर से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, फर्दर आ जाते हैं 1952 में। ठीक है, अहमदाबाद मिल ओनर्स ने और टेक्सटाइल लेबर यूनियन ने 2 एग्रीमेंट साइन किए, काहे के लिए, 2 साल के लिए, जिसके जरिए मशीनरी ऑफ वॉलंटरी आर्बिट्रेशन को रिवाइव किया। ये एक प्रॉपर कलेक्टिव बार्गेनिंग थी 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, जो एग्री हुई के फ्यूचर में सारे डिस्प्यूट्स मिल्स और उनके एम्प्लॉयज के बीच में सेटल डाउन किए जाएंगे कोर्ट के बाहर ही। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है ना, वो अब कलेक्टिव 2 लेवल पे कैरी आउट होने लगी, बिटवीन मिल ओनर्स एंड एसोसिएशंस ऑफ द टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन एंड बिटवीन इंडिविजुअल मिल्स एंड टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। ठीक है, इस तरह से इन 2 तरीकों के जरिए वो मिल वर्कर्स अपने डिस्प्यूट सेटल करने लगे, इस तरह से नेगोशिएट करते हुए। 1955 में जनरल एग्रीमेंट ऑन सब्जेक्ट ऑफ एनुअल बोनस बनाया गया 1953 में, और 53 से 57 तक, जिसमें सारे मिल्स कवर थे। 1957 में ज्वाइंट प्रोडक्टिविटी काउंसिल सेटअप की गई अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल के लिए। ठीक है, इससे ये क्लियर होता है कि कंटिन्यूइंग कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस जो है वो अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पूरी तरह से पिक्चर में आ चुका था। ठीक है, फर्दर आ जाते हैं सब्सटेंस ऑफ बार्गेनिंग। बार्गेनिंग के सब्सटेंस, बार्गेनिंग का सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है, बार्गेनिंग में मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला, वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस। कलेक्टिव बार्गेनिंग वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस पे करते हैं वर्कर्स। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसपे वर्कर्स कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग वर्कर्स करते हैं वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस पे। दूसरी चीज क्या है, वर्क नॉर्म्स, वर्क के कायदे कानून क्या होंगे, वर्क नॉर्म्स क्या होंगे, इस पे भी कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। तीसरा है आपका इंसेंटिव पेमेंट्स। इंसेंटिव पेमेंट क्या, इंसेंटिव किस प्रकार के होंगे और किस प्रकार के इंसेंटिव पेमेंट किए जाएंगे और कितनी ड्यूरेशन में किए जाएंगे, कौन कौन से इंसेंटिव्स होंगे, इन सब पे कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। चौथा है आपका जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी क्या है, एम्प्लॉयज को ऐसा तो नहीं उनके सर पे हमेशा तलवार लटकी हुई है, तो इस पे भी कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, ये भी सबसे सब कलेक्टिव बार्गेनिंग है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है तो वो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जा रही है, नई की जा रही है, इस पे भी कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, की जा रही है। नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट, तो उसमें आपको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आप उस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से यूज कर सको या नहीं, इस पे भी कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। छठा आपका वर्क टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस। कौन से वर्क टूल्स इस्तेमाल होंगे, कौन सी टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ वर्क को इस्तेमाल किया जाएगा, इन ये भी एक कलेक्टिव बार्गेनिंग का मुद्दा होता है। सातवां, स्टाफ ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस। ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस पे भी कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है कि किसी को सजा के तौर से, यूनियन कमजोर करने के तौर से आप ट्रांसफर दिए दे रहे हैं, जो मेहनत कर रहा है उसको प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, जो मेहनत नहीं कर रहा है उसको प्रमोशन दिए दे रहे हैं, इन चीजों पे भी कलेक्टिव बार्गेनिंग हो सकती है। 8th, ग्रीवेंसेस। अगर वर्कर्स को अपने लेवल पे कुछ ग्रीवेंसेस हैं, शिकायतें हैं, परेशानियां हैं, उस चीज पे भी कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है कि उन शिकायतों को, उन परेशानियों को, उन दिक्कतों को दूर किया जा सके। नवा, डिसिप्लिनरी मैटर्स। कोई ऐसा अनुशासनात्मक कार्रवाई किसी पे की गई है जिसको वर्कर्स को लगता है ये गलत किया गया और मैनेजमेंट ने गलत तरीके से उस पे अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, तो उस पे भी कलेक्टिव बार्गेनिंग की जा सकती है। ठीक है, तो ये सारे सब्सटेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग है, ये सारे वो मुद्दे हैं जिन पे कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है।